नमस्कार। आप सभी का इन 3 कहानी वर्कशॉप के आखिरी दिन में बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछले 2 बुधवार को डॉक्टर हरीश नवल जी के साथ, जो दिल्ली से हमारे बीच अभी आए हुए हैं, उनके साथ हमने उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की जो कहानी है उस पर चर्चा करी। उसके बाद हमने प्रेमचंद जी की प्रचलित कहानी ईदगाह पर बात करी। और आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे बीच उपस्थित मैरीलैंड की निवासी प्रवासी साहित्यकारों में अपना एक अच्छा नाम रखने वाली डॉक्टर विशाखा ठाकर जी। उनकी कहानी पेशेंट पार्किंग, मैं ये समझ रही हूँ कि आप सभी ने पढ़ ली होगी क्योंकि वो भेजी गई थी पहले। और वो जो कहानी है वो बहुत पेचीदा कहानी है, सरल कहानी नहीं है, सीधी सपाट। वो कभी फ्लैशबैक में जाती है, कभी वो कल्पना में जाती है, कभी वो एकदम से जो हो रहा है वहां आ जाती है। तो काफी उसमें हलचल भी है और मनोविज्ञान भी है, बहुत सारी संवेदनाएं भी हैं। आज हम उस पर बात करेंगे। और क्योंकि मैं विशाखा जी, मेरा ये सौभाग्य है कि मैं विशाखा जी को जानती हूँ, तो मैं थोड़ा सा अपनी नजर से विशाखा जी के बारे में आप सभी को बताना भी चाहूंगी। यूं तो रेखा जी, धनंजय जी तो उनके मित्र ही हैं, लेकिन हमारे बीच में जो वर्कशॉप में भागीदारी लेने वाले हैं, जैसे लीना एकतारे जी, संपत जी, अरविंद जी, राजन जी आज नहीं दिख रहे हैं, उन सभी को मैं बताना चाहूंगी कि डॉक्टर विशाखा ठाकर एनआईएच में वैसे कार्यरत हैं और साइंटिस्ट हैं और रशियन लैंग्वेज की विद्वान भी हैं और ये यूरोप के कई देशों में जा चुकी हैं और वहां पर इन्होंने अपना एनआईएच की ओर से एम्बेसडर्स के साथ और कई इन्होंने कार्य किए हैं। साथ ही में ये कहानियां भी लिखती हैं, कविताएं भी लिखती हैं और बहुत अच्छी पेंटिंग भी बनाती हैं। और मेरा ये सौभाग्य रहा कि हम एक ऐसी ही कहानी वर्कशॉप में जो येल यूनिवर्सिटी में हुई थी, तो मैं और विशाखा जी वहां पे उपस्थित थे। मेरी भी कहानी पढ़ी गई थी और विशाखा जी की भी। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी ये, पर विशाखा जी के लिए ये आम बात थी। मेरे लिए उससे भी बड़ी बात ये थी कि विशाखा जी और मैं एक ही कमरे में रहे थे। एक ऊपर नीचे का कमरा था और हम उसमें रहे थे। तो वो मेरे लिए एक बहुत ही सुहानी याद है। और हमारी ट्रेन की वापसी थी येल से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक, जो हमने एक साथ बिताई थी। और तब से अब तक मैं विशाखा जी की फैन हो गई हूँ। और अगर आपने कहानी पढ़ी होगी तो वो हमेशा ये कहती हैं कि मैं कहानियां कल्पना से नहीं लिखती। आप मुझे ठीक कर सकती हैं विशाखा जी अगर मैं कुछ गलत बोलूं तो, पर वो हमेशा कहती हैं कि मेरे साथ जो घटता है मैं तो वही बताती हूँ और लोग कहते हैं मेरी कहानी बहुत अच्छी है। तो जो भी उनके साथ घटता है, मैंने उनसे ये सवाल किया था कि आपके साथ ही इतना इंटरेस्टिंग वाकया क्यों घटता है। तो उन्होंने कहा था कि देखो, अगर तुम तैयार रहो कहानी ढूंढने के लिए तो तुम्हारे पास कहानी अपने आप आ जाएंगी। ये मैं उनकी बात कभी नहीं भूलती हूँ। और हमारे बीच में शशि पाधा जी भी अभी अभी जुड़ी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज देखिए, बहुत विख्यात नाम यहाँ प्रवासी साहित्यकारों के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं डॉक्टर हरीश नवल जी को बुलाऊंगी, जो मैंने आपको पहले भी बताया, जो भारत से आए हुए हैं। सौभाग्य की बात है कि वो मेरे पिता हैं, इसलिए हमने उनको इस वर्कशॉप में क्या कहूँ, उनको आमंत्रित कर लिया है। और वो कहानी पे चर्चा करेंगे, कहानी की शिल्प के बारे में बात करेंगे। विशाखा जी क्योंकि हमारे साथ ही हैं तो हम उनसे भी सवाल जवाब कर सकते हैं। तो हम प्रोफेसर नवल की तरफ चलते हैं। मैं प्रणाम करता हूँ सभी श्रोता दर्शकों को और विशेष रूप से प्रणाम करता हूँ आज जो
आप तो सभी विशेष हैं जो आज मैं देख रहा हूँ। सुशील मोहनका जी यहाँ है, माजदा असद जी हैं, शशि पादा जी हैं, रेखा मैत्रेय जी हैं। तो ये ऐसे नाम हैं जो हम भारत में भी जिनको पढ़ते रहते हैं। और मैं चूंकि गगनांचल का संपादक था तो मैंने इनकी कहानियां भी बड़े आग्रह से मंगवाया करता था, निवेदन करके कि आप दें, कृतियां मंगवाते थे, इनकी खबरें छापते थे। धनंजय जी ने ये अवसर दिया, बहुत शुभ अवसर है। और जो नाम मैं नहीं ले पा रहा, एक शायद लीना जी का नाम है और एक कोई और सज्जन का नाम था जो मैं पढ़ नहीं पाया। तो वो उनको भी मेरा उतना ही बड़ा प्रणाम वो स्वीकार करें। ये कहानी सच में, जैसा आस्था ने कहा, कि सरल नहीं है। अब सरल की परिभाषा सबके लिए अपनी अपनी अलग अलग होती है, किंतु एक जो यथार्थवादी मायना होता है सीधा साधा, कि जो बहुत जल्दी समझ में आ जाए तो वो सरल हो गया, जो थोड़ा देर में समझ आए तो कठिन हो गया, जो बहुत देर में समझ आए हैं तो बहुत कठिन हो गया, और जो समझे कि नहीं समझे वहां डावाडोल करे तो दुष्कर हो गया। तो ये कहानी इन्हीं किसी कैटेगरी में अलग अलग पाठकों के हिसाब से है। और ये इतना अच्छा अवसर है कि जैसे हमने पहले कहानी जो थी वो चेतन मन की थी, है जो चेतन कॉन्शियस माइंड है, जो फ्राइड के अनुसार। तो जो ईदगाह कहानी है तो उस बच्चे की कहानी है जो चेतन मन की कहानी है, जो कॉन्शियस में है वो सब कुछ वैसा वैसा कर रहा है। दूसरी बड़ी खूबसूरत कहानी हमने उसने कहा था पढ़ी, जो अचेतन मन की कहानी है, कि वो कॉन्शियस नहीं है, अनकॉन्शियस ही है, और वो कहानी उसमें से निकल कर आ रही है। और आज हम जो पढ़ रहे हैं ये सब कॉन्शियस माइंड की कहानी है, कि जो हमारे अवचेतन में है, और वो चाहे स्वप्न के माध्यम से आए, चाहे कल्पना के माध्यम से आए, वो उस तरह की कहानी है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी ऐसा होता है कि सबकी अपनी अपनी व्याख्या कृति के बारे में अलग अलग होती है, जैसा हम उसको समझते हैं, समझने की चेष्टा करते हैं। एक मोड़ पर मुझे ये कहानी अस्तित्ववादी कहानी लगी, कि जहां पर जहाँपाल सार्त्र जो बताते हैं कि ये भावना और इच्छा और कल्पनाओं से परे की होनी चाहिए, जबकि ऐसा है तो नहीं। लेकिन जो वो ये कहते हैं कि ये व्यक्ति इतना स्वच्छंद है कि जो वो चाहे उसे वही बनना चाहिए, किसी विचार से वो पोषित ना हो। तो स्व विचार से पोषित हो, हालांकि उसमें भी विचार है, किंतु ये कहते ही हैं कि बाह्य विचार वो उसको ऐसा ना करे कि तुम्हें ये बनना है, तुम ये बन सकते हो। जो उसका अंतर्मन कहे वो बने। तो उस ढंग से मुझे ये अंतर्मन की गुहियाओं को खोलती है, ये हमें वहां प्रवेश कराती है ये कहानी, कि जहां पर हम जाना तो चाहते हैं किंतु जा नहीं पाते। और बहुत सुंदर व्याख्या इसकी की है कवित्री ने, ये कहानी की, कि जो हमारा वो मन होता है वो जैसे सीप में बंद मोती होता है। सीप जो है वो शरीर है, और सीप में जो बंद मोती है वो हमारा मन है। और जब कभी वो उसकी चमक से कभी कभी उसमें जो चीजें आती है, जो कौंधती है, वही वो है जो उससे अनेक क्रियाएं कराती है। अब इसमें वो फिर कल्पना का भी योगदान हो जाता है, और लेखक की अपनी शैली, अपना शिल्प उस कथ्य को संवारता चला जाता है। तो ये कहानी आपने तो पढ़ी होगी, जिन्होंने मान लीजिए नहीं पढ़ी, या हम एक बार इसको दोहरा भी सकते हैं, कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH, जिसकी बात अभी की आस्था ने, के आदरणीय विशाखा जी वहीं पर कार्यरत रही, वहीं सेवा करती रही, शायद अभी भी करती हैं। और वो शोध परक कार्य करती हैं, और उनका तो काम जो है वो डॉक्टरों के साथ है, वो खुद भी डॉक्टर हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ से ही उन्होंने कहानी उठाई है। और दिलचस्प बात यह कि जो उसका एक मुख्य पात्र है, ये जो 3 मुख्य पात्र हैं, उनमें से जो विशु है वो विशाखा ही है, वो स्वयं है। तो वो हम उनको स्वयं भी मान सकते हैं, और हम उनको उनका क्रिएटेड कैरेक्टर भी मान सकते हैं, क्योंकि हम अपने आप को दूर से खड़े होकर के भी अपने आप को स्थापित करके देख सकते हैं। वो उसमें बल्कि ज्यादा वो कष्ट होता है, वो बड़ी मेहनत का विषय है, किंतु उन्होंने उसको जिस ढंग से लिखा है वो अपने आप में अभिनंदनीय है। 15 पृष्ठों की कहानी है, और जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो उसकी पठनीयता ऐसी है कि आप अबाध गति से पढ़ते चले जाते हैं। और आपका जो आपका कौतूहल है
वो बढ़ता रहता है कि ये कहाँ जाकर क्या कहानी बनेगी। तो वो जो उससे क्या होता है, उससे रोचकता उसकी बन जाती है, उससे कथा क्रम का विन्यास कहीं ना बिखरता है ना टूटता है। हाँ, कहीं कहीं समझने में इसलिए थोड़ी सी उलझन कुछ लोगों को हो सकती है कि जहां उन्होंने कोई विभाजक रेखा, डॉट्स वगैरह या कुछ ऐसा नहीं दिया, जैसा उसने कहा था कहानी में, तो जहाँ पूर्व दीप्ति यानी फ्लैशबैक है, तो वहां पर उन्होंने कुछ डॉट्स दे दिए, तो भाग कर दिया। 1 2 3 4 भाग भी उनकी कहानियों में है, तो इन्होंने भाग नहीं किया। बात करते करते ही वो जो नेशनल इंस्टीट्यूट में जो हो रहा है उसकी बात करते करते उस अतीत में पहुंच जाती हैं, या वो अतीत जो है वो कैसेट्स के माध्यम से आता है। वो एक इनकी शैली का प्रभाव है। और मैं तो ये समझता हूँ कि जहाँ किसी रचना को, किसी कृति को समझने के लिए पर्याप्त बुद्धि लगानी पड़े, वहाँ आपका बुद्धि वैभव काम आता है, वहाँ तर्क काम आते हैं और आप आंतरिक विमर्श में डूब जाते हैं, तो वो कृति प्राय बहुत बेहतर कृति होती है, जिसे हम कहते हैं ना सीधी सपाट नहीं है, उसको समझने के लिए यत्न करना पड़ता है। तो इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में डॉक्टर विशु काम कर रही हैं और एक व्यक्ति उनसे मिलने आया जिसका नाम डेविड है, और वो अपना परिचय उनको देता है और ये कहता है कि आपकी एक पेशेंट थी यहाँ पर, रीटा हैंसन। तो रीटा जो है वो मेरी पत्नी और मेरी प्रेयसी थी, मैं उसका हस्बैंड हूँ और मैं यहाँ आया हूँ, उसने मुझे आपको देने के लिए कुछ मेरे हाथ भेजा भेजा था। मैं उसकी अमानत है जो आपके लिए थी कि जब कभी मैं आपसे मिलूँ तो आपको दूंगा। वो एक डिब्बा होता है, उसमें कुछ कैसेट्स हैं, उसमें कुछ फोटो एल्बम है। वो उनको खोलती है और खोल करके फिर वो 7 बरस पहले पहुंच जाती है, जो 7 मई का वो दिन होता है, जिसके बारे में उन्होंने बड़ा खूबसूरत लिखा है, वो मैं बाद में आपको बताता हूँ। तो वह वो वो फिर से याद आ जाता है कि यहाँ यहाँ रीटा थी जो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए आई थी, और जब वो ट्रांसप्लांटेशन हुआ तो उसके बाद वो चूंकि स्थिर नहीं हो पा रहा था, तो उनको ऐसे सेल में रखा गया था आइसोलेशन में, जहाँ पर बाद में डॉक्टर सर्जन सब लोग जो हैं वो उनका परीक्षण करेंगे। तो वो एक तरह से पेशेंट नंबर 312 ही कहलाने लगी, बजाय कि उसका कुछ और नाम रीटा हैंसन होता। पेशेंट नंबर 312, और खुद उसके अनुसार वो एक एक्सपेरिमेंटल वस्तु हो गई। तो अपने आप को उसने वो एलिमेंट मान लिया जो ह्यूमन नहीं है, कुछ इनह्यूमन है, जिसकी वो परीक्षा करेंगे, ऐसा लगता है। तो अब जिस जगह बैठ कर के वो बात किया करती थी फोन से नायिका को, जो असली नायिका तो रीटा हैंसन है, विशाखा उस चेयर पर आकर के फिर सोचती हैं, वो एल्बम देखती हैं, एल्बम में उनको वो चित्र नजर आते हैं जो बहुत पुराने होते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि कभी उन्होंने नायिका को देखा नहीं था, विशाखा और रीटा कभी मिले नहीं थे, कभी एक दूसरे के चेहरे से परिचित नहीं थे। ये कहानी की एक बड़ी जबरदस्त विशिष्टता है। लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो मन था, जो वेवलेंथ थी, वो एक थी, उसमें समरसता थी, जिस कारण से वो लोग लाइक माइंडेड हो गए थे। दोनों प्रकृति के प्रेमी थे, दोनों मनुष्य जो ह्यूमन साइकोलॉजी के पारिक थे, दोनों ही की जो सौंदर्य चेतना है वो लगभग एक जैसी थी। तो उस कारण से वो आगे कहानी बनती। तो वो जब देखती है तो उसको वो 7 मई का वो दिन याद आ जाता है, जब वो कारण बताती कि उसकी दोस्ती क्यों हुई थी रीटा हैंसन से, कि वो अपनी कार लेकर के, जब वो किसी दूसरी जगह काम करती थी, तो वो अपनी कार लेकर के NIH में आई, तो जो पार्किंग में अपनी कार खड़ी करना चाहती थी, तो वहाँ इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी कि जब तक उसका नंबर आता तब तक जिस लेक्चर को वो सुनने आई थी वो लेक्चर समाप्त हो जाता। तो इसलिए वो सोच रही थी कि पेशेंट पार्किंग चूंकि एक स्पेशल पार्किंग होती है, वहां जगह मिल जाती है, बशर्ते कि पेशेंट आपका अपना हो, उसका नाम, उसका सारा पता और हर चीज आपके पास हो, तभी आप पार्क कर सकते हैं। तो बड़ी परेशान थी, तो एक व्यक्ति ने उसको परेशान देखा तो कहा कि भाई आप ऐसा कीजिएगा कि मेरा भाई जिस कमरे में है उस कमरे में पहले रीटा हैंसन नाम की एक महिला थी बोन मैरो के लिए, तो वो ट्रांसप्लांटेशन के लिए गई हुई है, तो आप उनका नाम लिख दीजिएगा, क्योंकि कमरे के बाहर अभी भी पेशेंट में उनका नाम लिखा हुआ है। तो वो सूत्र बताकर चला जाता है और उनको बता देता है कौन सा कमरा, कौन सा क्या, और वो अपनी कार पार्क करके आ जाती है। अब उसके बाद उनको आदत पड़ जाती है कि जब भी वो NIH आती हैं
तो एकदम से वो पेशेंट नंबर 312 वार्ड नंबर इतना, और वो रीटा हैंसन और सब लिख करके अपनी कार बड़े आराम से पार्क करके वो अपने चली जाती है। बाद में फिर क्या होता है कि एक बार उनको बड़ा अपराध बोध महसूस होता है जब वो देखती हैं कि कोई एक असहाय व्यक्ति जो है, स्त्री, वो उसको पार्किंग नहीं मिल रही। तब वो अपनी पार्किंग छोड़ती हैं और निश्चय कर लेती है कि मैं जो अपनी बात है इस बात को बता दूं। तो रीटा हैंसन से मिलना चाहती है, लेकिन बताया जाता है कि वो आइसोलेशन में है, मिल नहीं सकती है, तो आप केवल फोन पर बात कर सकते हैं। तो फोन पर बात करती है और बताती है कि मैं ऐसे ऐसे आपकी पार्किंग इस्तेमाल कर रही हूँ। तो वो चिट्ठी देती है कि इसमें उसमें लिख देती है। बाद में फिर उनकी बातचीत फोन के माध्यम से होती है। कभी मिले नहीं वो, चूंकि आइसोलेशन था तो कोई नहीं जा सकता था। फिर वो ये सब बातें वो सोचती है, और जब वो खोलती है जो अमानत छोड़ी थी उसकी सखी ने उसके लिए, जिसकी उनकी पेशेंट भी थी, तो वो उसमें कई सारे पत्र पढ़ती है, और कई ऐसे भी उसमें कैसेट्स होते हैं जो टेलीफोन वार्ता जो उनकी अपनी थी उसको रीटा ने रिकॉर्ड किया होता है, और रिकॉर्ड करके वो उनको अपनी निजी संपत्ति मान के सहेज रही होती है। तो वो भी उसने लौटाई होती है, तो उनको वो सुनती है। तो सुनते सुनते वो उस अतीत में पहुंच जाती है। वो वहां फ्लैशबैक उस ढंग से है, वर्तमान में भी है, वो वर्तमान में भी और वहां भी है, वो एकदम से अलग नहीं है, क्योंकि वो कंटिन्यूटी बराबर बनती है। ये जैसे मैंने कहा उनकी शैली की एक विशिष्टता रही है कहानीकार की। अब क्या होता है कि वो सुनती है और घर जाकर के भी सुनती है, और फिर डेविड से उसकी बातचीत होती है। डेविड कहता है कि मैं आपसे और भी मिलना चाहता हूँ। उनकी फिर वो उसको किसी दिन मिलने का बताती है, तो अपने घर बुला लेती है। घर में जब वो आता है तो फिर जब सारी बातें होती हैं तो कहता है, वो कहती है मैं तुम्हें लौटा दूंगी, तुम्हें सैन फ्रांसिस्को वापस जाना है तो तुम्हारी इमानत। तो कहता है मुझे नहीं, मैंने तो सब सुन रखा है, मुझे तो एक एक अक्षर आप दोनों का मालूम है। तो वो कहती कि हाँ वो आपसे बहुत प्यार करती थी, आप भी करते थे। कहते हाँ बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ मैं, बहुत, और वो भी बहुत करती। तो कहते कि फिर आप जब मिलने आते थे उसको बताती थी कि आप मिलने आते थे। तो वो जब ये बताता है कि मैं तो कभी कभी मिलने आया ही नहीं। एक बार कभी शुरू में जब आए थे, शायद दाखिल कराने आए होंगे, नहीं आए नहीं कभी वैसे वो, क्योंकि एक जगह एक जिक्र है कि वो सब चीजें, टोपी वो सारी चीजें पहन करके आया, तो उसमें थोड़ा सा बोध नहीं हो पाता कि मिला कि नहीं मिला, क्योंकि कथनी में वो यही कहते हैं कि मैं मिला नहीं। और वो जो एक चिट्ठी भी दिखाते जो कहता है कि एक उसकी चिट्ठी है, तो रीटा की एक चिट्ठी होती है जिसमें लिखा होता है कि प्रिय डेविड, अब मैं दौरे पर हूँ चीन, जापान और इंडोनेशिया के, मैं किसी अनुसंधान के लिए आई हुई हूँ पुरातत्व विभाग की तरफ से, और मुझे अब एक ऐसा कोई मिल गया है कि जो मेरे रोम रोम में समा गया है, और मैं कितना भी चाहूँ तो मैं उसको छोड़ नहीं सकती जीवन भर। तो मैं तुमसे विदा लेती हूँ, तो मैं आपसे मिलूंगी नहीं। और आपकी कृतज्ञ कृतज्ञ लिखा है, और वो बड़ा परेशान होता है। वो जब उनको ढूंढने का यत्न करता है तब तक वो वहां से कहीं और जा चुकी होती है, तो उसको मिलती नहीं। अब ये डेविड जब उनको बताता है तब उसको आश्चर्य होता है कि ये डेविड भी नहीं मिला और ये सब कैसे था। उसमें वो बताती थी कि डेविड आया था, डेविड ने ऐसा कहा, मेरे पास बैठा, सब चीजें। और फिर वो कैसेट सुनती है जहाँ वो बातचीत होती है कि मैं कल्पना करती हूँ, को सपना आता है, सपने में डेविड मेरे पास आता है, डेविड ने उसको डिवोर्स दे दिया है सपने में, और वो किसी दूसरी महिला के साथ है। मैं तो वो कहता है कि मैंने बेड पर तुम्हें देखा है, वो करवट बदलता है, मैं उसे नजर आती हूँ, मैं उसको सहला करके उसको सुला देती हूँ। तो वो एक बहुत रोमानी तत्व जो है वो इस ढंग का आता है। और फिर बाद में वो कहता है कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। पूछती है कि फिर तुम्हारा पूछा तो नहीं, लेकिन उसका भाव होता है कि इसका आने का उद्देश्य क्या था। अमानत तो दे दी, तो कहता है मेरा मुख्य उद्देश्य जो था, मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ, मैं उसी NIH में ही जाना चाहता हूँ। तो पूछते ऐसा क्या, कहता है कि आपको याद होगा कि जब वो आइसोलेशन में गई थी तो उसने कहा था कि अब यहाँ पर अलीशा नाम की पेशेंट आ गई है, वो भी बड़ी अच्छी है, तो तुम अब अलीशा के नाम से अब अपनी पार्किंग कर सकते हो।
उसने कहा था हाँ मैं अलीशा के नाम से पार्किंग कर लिया करूंगी। कहते मैं वहां जाना। फिर वो जाते हैं और डेविड बताता है कि अलीशा से तो मैं कई बार मिल चुका हूँ और मैं कुछ देखना चाहता था, वो जो बाद में कहानीकार ने एक रहस्य की तरह से खोला है, जो कहानी को बहुत दिलचस्प भी बनाता है और जो मैंने कहा ना कौतूहल, उसमें सस्पेंस की बात आती है। तो वहाँ वो जो बात होती है, तो मैं उन्हीं शब्दों को एक बार पढ़ना चाहूंगा कि वो पहुंचते हैं तो बीच में कांच की दीवार होती है। फोन से तो बात कर सकते हैं, रूबरू नहीं कर सकते। और वहां वो फोन पर डेविड उसे कहता है कि मेरे साथ विपाशा हैं, सॉरी विशाखा हैं, संकेत से बताता है और फिर वो फोन को देता है, वो देखती है। तो इसमें थोड़ा सा वर्णन मैं आपको पढ़ रहा हूँ कि अलीशा को कांच की दीवारों से दोनों देखते रहे। नर्स ने अलीशा के कमरे का फोन नंबर जोड़ दिया। अलीशा ने आंखें खोली, धीरे से फोन उठाया, शीशे की दीवार की ओर देखा। डेविड ने संकेत से बताया विशु है। विशु ने फोन थामा और अलीशा ने धीमी आवाज में बताया कि मरने से पहले रीटा ने उनके बारे में काफी कुछ बताया था। वह पूछती है कि मुझसे बात करने आएंगी। हाँ हाँ जरूर, मैं सिर्फ बातें ही नहीं करूंगी, पेशेंट पार्किंग में तुम्हारा नाम लेकर गाड़ी भी पार्क कर लिया करूंगी। अलीशा के चेहरे पर खिली हंसी देखकर डेविड ने कहा, रीटा भी तुमसे बात करके ऐसे ही हंसी होगी, बस मैं यही देखने आया था। और वो कहानी समाप्त हो जाती कि वो ये देखने आया था कि जो अलीशा मुस्कुराहट जिस स्टेज में उसकी पत्नी पहुंची थी, प्रेयसी पहुंची थी, ठीक उसी स्टेज में अब अलीशा आ गई है। तो उसने अपनी पत्नी को तो नहीं देखा था, लेकिन जब किसी ने उसको बताया होगा कि मैं पेशेंट पार्किंग में तुम्हारी गाड़ी खड़ी करूंगी, और उसको ऐसा लगा होगा, और जिसके माध्यम से वो जीवन से जुड़ गई, उसकी जो बची कुची सांसें थी, वो लेखिका के अनुसार और डेविड के शब्दों में कि वो आपने चूंकि उसको एक जिंदगी दे दी, बची कुची सांसों में एक जिंदगी दे दी, क्योंकि उसके साथ एक वार्तालाप, एक संवाद की स्थिति स्थापित हो गई, तो अपनी मन की बातें जो है वो शेयर करने लगी। तो वो ये देखने आया था कि जब ये पार्किंग वाली बात हुई होगी, तो उस बिल्कुल कुमलाई हुई जो पेशेंट है रीटा, उसके चेहरे पर क्या हुआ होगा, प्रतिक्रिया क्या होगी। तो जब उसने प्रतिक्रिया देखी कि अलीशा भी बड़ी प्रसन्न हुई, उसका चेहरा खिल गया, जो बुझा हुआ चेहरा था, तो उसको देख करके उसने कहा वाह ये ठीक है। कहीं उसके मन में संतोष हुआ कि अब उसको भी शायद एक सहारा इस तरह से मिल जाएगा। एक बड़ी क्या कहें इस कहानी के लिए, ढंग की कहानी है ये, शब्द ढूंढना भी मुश्किल है। डॉक्टर माजदा असद जैसी प्रोफेसर यहाँ पर बैठी हुई हैं, उनके सामने बोलना बहुत उचित नहीं लगता ऐसी बातें, किंतु सच में माजदा आपा ऐसा ही है कि कहानी पढ़ करके आप ऐसा तय नहीं होता। देखिए जो इसका कंटेंट है, जो कथानक है, वो ये सारा है, और उस कथानक में जो उन्होंने चरित्र चित्रण किया है, उन चरित्रों में जो हम देख रहे हैं तो वो सारे मौलिक चरित्र हैं, वास्तविक चरित्र हैं, और उन चरित्रों में हमें विशाखा मिलती है, डेविड मिलता है, रीटा मिलती है, बाद में अलीशा मिलती है ना। ये बहुत कम चरित्रों की एक बड़ी इतनी अच्छी चरित्र सृष्टि इन्होंने की है कि हम एक एक पर बात कर सकते हैं। और इसमें ये भी लगता है कि जो प्रेम केवल एक तरफ से नहीं था, ऐसा नहीं था कि वही प्रेम करती थी। डेविड का भी प्रेम ऐसा है उसके शब्दों में कि जब भी वो जाता था तो उसकी माँ किसी नई लड़की से दोस्ती कराने के लिए किसी लड़की को बुलाती थी, तो वो सिरदर्द का बहाना बना करके चला जाया करता, जिससे जाहिर होता है कि उसके मन में भी वो प्रेम का असीम पौधा लहलहा रहा था, जो कभी सूखा नहीं, जो अभी तक जीवित है। इसीलिए जब वो जाता है विशाखा के घर में, तो उसके जो आंगन में गुलाब की क्यारी लगी, उसकी मिट्टी, ये कहता है कि मैं यहाँ पर उसकी अस्थि का कुछ अंश डालना चाहता हूँ कि जब इस पर फूल खिलेंगे तो उनके माध्यम से वो मुस्कुराएगी। यानी उसकी खुशी देखने के लिए वो व्यक्ति जिसने उसको जो ढूंढता रहा, वो मिली नहीं, जो उससे बिछुड़ गई, वो पहले तो समझा ही नहीं था कि कौन उसे मिल गया है। वो तो बाद में समझ में आया कि जो उसके रो में बस गया था वो कैंसर था।
जो अब ना चाहते चाहते भी वो नहीं आ पाएगी, वो उस रोग के कारण नहीं मिलेगी, क्योंकि उसको पता था कि स्टेज इतनी चली गई है कि अब वो नहीं रहेगी वहां। और चूंकि वो इतनी कॉन्शियस है कि उसमें वो अपना चित्र भी उसने कोई जो वर्तमान का नहीं भेजा, उसने इस एल्बम में सारे चित्र वही दिए जो वो स्वस्थ और ठीक ठाक लगती थी, अपने उसी तरह के चित्र उसने भेजे। तो ये उसकी मानसिक स्थिति का बहुत सुंदर वर्णन इसमें हुआ है। तो मैं कहूँगा चरित्र सृष्टि में भी बहुत अच्छी सृष्टि इन्होंने की कि जो एक कम समय के लिए पात्र हमारे पास आया, अलीशा, और वो भी किस तरह से प्रतिरूप बन जाता है, और वो भी एक उसी प्रक्रिया का हिस्सा बन जाता है जिसके ऊपर टेस्ट किया जाएगा, है ना, गिनी पिग की तरह से जब टेस्ट होते हैं कि उसको भी पता है कि वो भी नहीं बचेगी, और जो उसको बार बार प्राण रक्षा के लिए कुछ दिया जाएगा, फिर कुछ काटा जाएगा, कुछ कण लिए जाएंगे, फिर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, वो जानती है। तो वो उस अवसाद की अवस्था में भी उस पेशेंट की बात सुन के, यहाँ पर और भी चीज है कि पेशेंट का मतलब वही है जो सहनशील, तो वो कितना सह रहे हैं, कितने सहनशील है, इसका भी अंदाजा लगता है। और जो पेशेंट पार्किंग जो स्थानापन्न हो रही है, उसमें भी सिंबल है, प्रतीक है कि एक पेशेंट पार्किंग एक प्रतीक के रूप में हमारे सामने आता है कि हम किसी न किसी संबल से कहीं जाना चाहते हैं। हम उस कार की तरह से हैं जो पार्क हो गई है लेकिन चल नहीं रही है, पार्किंग में है। और जब कार हमारी नहीं है, दूसरे की कार आके खड़ी है और वो हमारे नाम से है, हमारा नहीं है पर हमारे नाम से है, तो इस बात में कितनी संवेदनाएं छिपी हुई हैं, ये आप सहज सोच सकते हैं। तो ये बहुत दूर तक सोचने की तरफ ले जाती है। वो जो इदम और अहम की बात जो राइड करते हैं, अपने से विलग होने की जो बात करते हैं, स्वप्न सिद्धांत के माध्यम से जो बात करते हैं, जागृत अवस्था में, अर्धनिद्रित अवस्था में, निद्रित अवस्था में, तो यहाँ अर्धनिद्रित अवस्था वाली चीजें सामने आती हैं कि वो देखती है, उसे प्रकृति नजर आती है कि मैं कुछ आपको जो मैंने नोट किया जो अच्छा लगा। पहले तो देखिए विशाखा ठाकर नाम की जो पात्र है विशु, उन्होंने उनका जो उस चरित्र के लिए जो उन्होंने स्वगत योजना बनाई संवाद में, वो संवाद कथोपकथन नहीं है लेकिन वो स्वगत है जो खुद कह रही है, और लेखिका ही कह रही है कि पिछले 7 बरस की एक लंबी सड़क और उन 7 बरसों में बंधे तमाम दिन एक एक करके खड़े हो गए सड़क के दोनों ओरों पर, छोरों पर, कुछ घने सुहाने पेड़ों की तरह, कुछ सूखे उजड़े बबूल से, कुछ बने थे मील के पत्थर, कुछ हरियाली सी घास, कुछ खाली कंकड़ और धूल से भरे। इन 7 बरस लंबी सड़क से बंधे दिनों पर टुकड़ा टुकड़ा करके उनका अपना आकाश भी जुड़ा था। कुछ सुनहरी धूप ओढ़े थे, कुछ काले घनेरे बवंडर को अपने अंक में समेटे थे। देखिए ये जो भाषा है, ये मतलब अभिनंदनीय शब्द इसके लिए आता है। इतनी सुंदर भाषा है जिसमें उसने अपने मन को जो व्यक्त कर रही है कि देखिए यहाँ पर जो काला घनेरा बवंडर है जो अंक में समेटा हुआ है, वही है विशेष। ये वो जो अब वो पाठक का भी हो सकता है, वो विशाखा का भी हो सकता है, अलीशा का तो होगा ही, और साथ में जो मुख्य पात्र है उसका अपना है ही। तो ये कहाँ कहाँ जा रही है, पाठक भी इसी तरह से वहां जाता है। और देखिए वो जो उसके शब्द हैं, मैं कुछ और भी आपको सुनाता हूँ जो वैसे तो बात लंबी ना हो जाए कहीं, इसलिए मैं हाँ, जैसे वो मैंने आपको बताया था ना कि वो जो शब्द देखिए जिनको मैंने वर्णन के रूप में बताया अपने शब्दों में, अब आप उनको लेखिका के शब्दों में सुनेंगे तो आपको वो जो आपकी भावनाओं में बदलाव आ जाएगा। डेविड को विशु जब घर बुलाती है और फिर जब वो कहती है कि मैं इसमें कुछ उसकी अस्थि का अंश डालना चाहता हूँ, घर के आंगन में लगे गुलाब के पौधे को देखकर पूछता है डेविड, क्या रीटा की अस्थियों के फूल आपके गुलाब की क्यारी में मिट्टी मिला दो? देखिए अब ध्यान दीजिए, हमारे यहाँ अस्थि नहीं कहते, फूल कहते हैं। जब क्रिया होती है, जब शमशान पे
जब चिता जलती है तो उसके बाद कहा जाता है जब आप फूल चुनने 3 दिन बाद आइए। अस्थि चुनने नहीं कहते, अस्थि कोश वहां होता है, लेकिन सम्मान देने के लिए कहा जाता है फूल चुनने आइए। तो यहाँ पर फूल के दोनों अर्थ हमारे सामने हैं कि रीटा की अस्थियों के फूल आपके गुलाब की क्यारियों की मिट्टी में मिला दो। जब इन क्यारियों में फूल खिलेंगे, कौन से फूल खिलेंगे? एक तो गुलाब खिलेंगे और एक कौन से फूल खिलेंगे? जो अस्थियां हैं खिलेंगे, इनमें रीटा की मुस्कान भी शामिल है। ये देखिए, ये असीम प्रेम की इंतहा है। मैं तो कहता हूं कि ये जो पात्र है वो तो और भी सशक्त पात्र है, क्योंकि वो ऐसे देश में रह रहा है जहां पर तलाक और छोड़ना और वो कोई बड़ी बात नहीं होती, किंतु वो वही जुड़ा हुआ है और उसके जाने के बाद भी जुड़ा हुआ है। और किस ढंग से वो चाहता है कि सदा ऐसा रहे। जब कभी वो वापस आएगा, कभी मिलेगा फिर विशाखा से, तो उसके घर आएगा और जब तक वो गुलाब खिल चुके होंगे तो उनकी मुस्कान को देख करके खुश होगा, उसे एक अपूर्व संतुष्टि प्राप्त होगी। ये जो भावुक कर देने वाली, झकझोर कर देने वाली जो गाथा है, ये इनके आगे वो रोमियो और जूलियट वाली गाथा भी काम नहीं करेगी। बहुत ही विशिष्ट है। और भी ऐसी कई चीजें हैं। देखिए, जैसे वो कहती, जैसे उसने पूछा था कि तुम्हें डेविड कहाँ मिला था, विशु ने रीटा से पूछा था कि तुम्हें डेविड कहाँ मिला था, तो उत्तर देखिए, पिछले जन्म में आकाश गंगा के तट पर मुस्कुराता हुआ मिला था। कैन यू बिलीव इट? जो युगों की कल्पना है, जहाँ वेदांत भी काम नहीं कर रहा होता है, कुछ पुराण काम अवश्य करते हैं और हमारी कल्पनाएं काम करती हैं। जो हमने, जैसे हम संस्कारित होते हैं, कहाँ मिला था? पिछले जन्म में आकाश गंगा के तट पर मुस्कुराता हुआ, और इस जन्म में वॉशिंगटन डीसी के मेट्रो में मिला था। आप देख रहे हैं, एक तरफ आकाश गंगा है और एक तरफ एक घने बड़े शहर का मेट्रो। लाइब्रेरी ऑफ फ्रेंच विभाग में इंटर्नशिप थी उसकी, फिर लंच के समय वो कहीं ना कहीं दिख जाता और फिर उसके बाद उनकी शादी हो जाती। और शादी के 1 साल बाद ही वो खत दिया जाता है। तो ये जैसे ये भी, जैसे ये विशाखा भी अनुसंधान कर रही है, डॉक्टर भी अनुसंधान कर रहे हैं, डेविड जो है वो अपनी प्रेसी के लिए अनुसंधान रत है, खोजबीन में लगा हुआ है, और अब पाठक भी उससे ज्यादा अनुसंधान में लग जाता है। ये हमारी अपनी विमर्श की शोधक क्रिया पूरी वो चल पड़ती है कि हम शोध करते हैं, ये हम उस प्रविधि में नहीं जाते, लेकिन हम जो भी जानते हैं उसके हिसाब से सोचते हैं, कहाँ कितने कितने मोड़ों पर हमें ये कहानी लेकर के जाती है। तो रीटा का सारा व्यक्तित्व अस्पताल की कई मशीनों से जुड़कर केवल केस नंबर 300 बनकर रह गया था। डेविड के शब्दों में विशाखा जी लिख रही हैं, लेखिका विशाखा। 2 विशाखाएं हैं, देखिए। मैं 1 मिनट पानी पी लेता हूँ। इस कहानी को पढ़ते समय भी कई बार पानी पीना पड़ा था मुझे। देखिए, मैं दोबारा पढ़ता हूँ, बहुत विशेष पंक्तियां हैं, रेखांकित करने योग्य हैं। रीटा का सारा व्यक्तित्व अस्पताल की कई मशीनों से जुड़कर केवल केस नंबर 312 बनकर रह गया। जब उसे अपने जीवित रहने की निरर्थकता का आभास बढ़ता जा रहा था, तभी पेशेंट पार्किंग में आपने उसके नाम का उपयोग करके उसकी बची कुची सांसों को जिंदा रखकर उसके अस्तित्व को सार्थकता दी। ये डेविड बता रहा है विशाखा द कैरेक्टर से कि जब वो सब छोड़ चुकी थी तब आपने पेशेंट पार्किंग के माध्यम से उसको जीवन दिया। ये है वो मनोवैज्ञानिक क्षण जहाँ कहानी पूरी होती है। ये उसका जो एसेंस है वो यहाँ छिपा हुआ है, और इसीलिए वो उस खुशी को देखने के लिए लालायित है जो उसके चेहरे पर आई होगी कि बड़ी अजीब, वैसे बड़ी अजीब सी बात है, बड़ी छोटी सी बात है और कहीं कहीं हीन सी बात भी है
मैं किसी को कहूँ कि मैं आपके जो पार्किंग है वो इस्तेमाल करता रहूंगा आपके नाम से, जानता हूँ गलत काम कर रहा हूँ, है ना, हम जानते, लेकिन पर उस बात को कितना बड़ा करके, तो कभी कभी जो कम अनुपयोगी और कम महत्वपूर्ण बातें दिखती हैं वो कितनी महत्वपूर्ण बन जाती है। तो यहाँ ब्रेख्त याद आ जाती है। जब हम ब्रेख्त को पढ़ते हैं तो उसमें यही है कि वो कई चीजें हमारे आसपास होती है, हम देखते नहीं, हमें लगता है इसमें कुछ है नहीं, वो उन्हीं में से कहानी पैदा कर देते हैं, नाटक पैदा कर देते हैं, पूरा रंग विधान तान देते हैं। तो ये कहानी भी उसी तरह से है कि इसमें अस्तित्ववाद भी है, इसमें मतलब सार्त्र कई जगह विराजमान है। इन्हीं पंक्तियां जो मैंने पढ़ी कि जहाँ वो अपने को छोड़ करके मैं जैसा बनना चाहती हूँ वैसी बनूंगी, तो अपने आप को कल्पना करती हैं। उनकी जो कल्पना के बिंदु हैं वो मेरे पास वो कहानी कागज पर नहीं है, नहीं तो मैं आपको पढ़ करके सुनाता। आप उसको पढ़ेंगे तो, और जिन्होंने पढ़ी है वो जानते ही हैं कि उसमें कैसे उसकी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं कि मैं तुम्हारे साथ बाहर जाना चाहती हूँ, मुझे अपनी आंखें उधार दे दो, क्या करोगे मेरी आंखें लेकर। विशाखा पूछती है तो रीटा कहती है कि मैं अपनी आंखें दे दो और एहसास दे दो, मैं उन आंखों से फलानी जगह पार्क में ऐसे घूमूंगी, नंगे पैर उस घास पर चलूंगी, एहसास को समझूंगी। और बहुत अच्छी पंक्ति है। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो रोमानी तत्व भी इसमें कितना है, और जो प्रकृति और जो मनुष्य का संबंध है, जिसको कहा तो जाता है प्रकृति और पुरुष, किंतु वहां पुरुष से मतलब मनुष्य, उसका जो चिरंतन संबंध है उसको जीवित कैसे रखा जाएगा, और वही पल रहा है। तो ये उस ढंग से भी इसको जब हम सोचते हैं तो ये एक बड़ी कहानी है, इसमें कोई शक नहीं है। और सच में जो कमेटी ने, धनंजय जी ने जो इस कहानी को चुना है, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत उत्कृष्ट कार्य किया। क्या होता है कि जो हमारे यहाँ ऐतिहासिक नाम हो जाते हैं, चाहे वो प्रेमचंद हो, प्रसाद हो, गुलेरी जी, जो ऐतिहासिक हो जाते हैं तो प्रायमणि की उदाहरण देते हैं। तो जब तक कोई रचनाकार ऐतिहासिक महत्व को नहीं प्राप्त कर लेता, भले ही कितना ही अच्छा लिख रहा हो, तब तक उसे उतना महत्व नहीं मिलता जितना ऐतिहासिक प्राप्त के लेखक को मिलता। ये हम सब जानते हैं। ये कहानी उस ऐतिहासिक महत्व की किसी भी कहानीकार की कहानी से कम नहीं है, ऐसा मेरा कहना है। और कोई जरूरी नहीं, हम सबके अपने अपने विचार होते हैं, अपने अपने आकलन होते हैं। तो मैं उस कहानी को वैसे देखता हूँ, और इसकी शैली जो है अप्रतिम है कि जहाँ वो दोनों धरातलों पर एक ही समय पर चलती जा रही हैं, पता नहीं चलता, सोचना पड़ता है कि अब ये कौन कह रहा है, अब ये किसका संवाद था। ये ऐसा कुछ लैला सिंह वाली कहानी में भी था, किंतु उसमें बाइफरकेट किया हुआ था कि ये भाग युद्ध का है, ये ऐसा है। और इस कहानी का उद्देश्य जो है वो यही है कि वो प्रकृति के साथ संबंध और मनुष्य को अपने अस्तित्व की पहचान, और वो है अकेला नहीं रह सकता, सामाजिक प्राणी है। ऐसी कई चीजें हैं जो हम इस कहानी के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रतीक हैं, वो जो कहा जा रहा है उससे हटकर एक बड़ा अर्थ दे रहे हैं। तो जो इमेजेस बन रही हैं, जो बिंब बन रहे हैं, सारी कहानी बिंब बन रहे हैं। आज ही आस्था कह रही थी कि पापा इस पर तो बहुत अच्छी फिल्म बन सकती है। मैंने कहा हाँ, राजेश खन्ना होते ना तो वो इस फिल्म में काम करते, वहीदा रहमान काम करती, मैं उनको ऐसा बता रहा था। सच में इसका यदि मैं क्षमा कीजिए, मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहा हूँ, आग्रह से नहीं, यदि मैं इसका वो बनाऊं स्क्रीन प्ले, तो सचमुच उसको टुकड़ों में बांट करके दो शॉट दर शॉट बहुत अच्छा फिल्माया जा सकता है। बस ये है कि उसको बड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ताकि वो सभी वर्गों के लोग समझ सके। जो विशेषता प्रेमचंद की कहानी में हमें मिलती है वो बनाना पड़ता है, अगर सबके लिए, और क्लास के लिए बनाना तो वो दूसरी बात है। तो मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी बात कह दी है कि व्यक्ति का स्वयं का जो अनुभव होता है वो ही उसका व्यक्तित्व होता है। तो यहाँ जो स्वयं का अनुभव, स्वयं की सोच है हमारी मुख्य नायिका की, वही प्रधान है। ये एक बात इसमें आती है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतने धैर्य से सुना, और मैंने तो पानी ही पी लिया, आप तो भी पानी नहीं पी पा रहे। तो विशाखा जी क्योंकि हमारे साथ हैं
और आप सभी ने अपनी अपनी तरह से इस कहानी को पढ़ा होगा और अपने मन में गुथा भी होगा, क्योंकि ये बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। और जैसे कि हम आजकल आए दिन अपने आसपास कैंसर बहुत आम सी बात हो गई, उसको सुनते हैं। मरीज की जो लाचारी है उसको महसूस किया जा सकता है, जो उठ नहीं पा रहा है, जो चल नहीं पा रहा है। और एक हमारे पास जब तक वो रहता है तब तक पता नहीं चलता कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हम चल सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और वो जब उनसे बोल रही है कि मैं तुम्हारे पाँव ले लूं, तुम्हारे भाव ले लूं, तुम्हें वो छू सकूं, तो कितना कितना ज्यादा उसमें संवेदना है। पर उसको जिस तरह से प्रस्तुत किया है वो मुझे ऐसा लगता है कि लेखिका की बहुत बड़ी बात है उसमें। और साथ ही एक अलग सा, जब हम भारत से आते हैं प्रवास में, मैंने विशाखा जी से पूछा था कि आप कहाँ से हैं। जब मैं उनसे पहली बार मिली थी, उन्हें नहीं याद होगा पर उन्होंने कहा था कि मैं विश्व से हूँ। और फिर उन्होंने बताया था कि मैं इतने साल रूस में रही, मैं इतने सालों से अमेरिका में हूँ, मैं कहाँ कहाँ गई, बहुत सारे देशों में ये रही। कहती तो मैं किसी एक जगह की नहीं हूँ, मैं तो हर जगह की हूँ। और तब उस भाव को मैं समझ नहीं पाई थी। अब जब मुझे 15 साल प्रवास में हो गए हैं तो मैं थोड़ा बहुत उसका अंश समझ सकती हूँ। यहाँ पे रेखा मैत्रा जी बैठी हैं और उन्होंने मुझे एक बार ये कहा था कि भारत की याद आना बहुत स्वाभाविक है, पर जब अगर तुम यहाँ आई हो तो उसका भी कोई पर्पस होगा। हम जहां पे भी जब भी आते हैं उसका कोई पर्पस जरूर रहता है। हर समय हम उसे याद नहीं कर सकते, लेकिन जब हम भारत में रह रहे होते हैं, एक आम बात कर रही हूं कि प्रवासियों की कहानियों में प्रेम संदर्भ जब सोचते हैं तो हमें लगता है टूटते रिश्ते। हमें सबसे पहले समझ में आता है बिखरे हुए परिवार और ऐसी विसंगतियां जो हमारे समाज में अभी तक बोली नहीं जाती, बताई नहीं जाती। लेकिन यहाँ वो एक फ्रांस का आदमी है और रीटा कहाँ की है ये हमें पता नहीं है, पर फिर भी वो विदेश में रह रहे हैं, भारत के हिसाब से वो विदेश में हैं। और फिर भी उनके प्रेम की अद्वितीयता जो दर्शाई गई है इसमें, वो बहुत बड़ी बात है कि प्रेम तो प्रेम ही होता है और उसका प्रांतीयता से और देश से कोई लेना देना नहीं होता। बाकी बहुत कुछ नवल जी ने बताया है। क्योंकि हमारे बीच में विशाखा जी खुद हैं, तो हमारे जो सुनने वाले हैं, क्योंकि सभी ने कहानी पढ़ी है, अगर वो उनसे कोई सवाल करना चाहते हैं तो करें। और क्योंकि अभी मेरे पास मौका है तो मैं सबसे पहले सवाल करना चाहती हूँ विशाखा जी से कि विशाखा जी, जो डेविड थे, क्या आप उनसे फिर से कभी मिली? हाँ, मैं मिली हूँ, लेकिन डेविड जो है वो आजकल जहाँ है वो न्यूजीलैंड चला गया है। और उसका वो लोग जब मैं NIH में जॉब तो करती हूँ, लेकिन यह मेरा अपना स्वार्थ था कि मैं अब जो भाषाएं जानती हूँ उनको भूलना नहीं चाहती थी। ये किस्सा जो हुआ कि इसने मरते वक्त मुझे वो चिट्ठी दे गई कि मैं तो मर रही हूँ, तो अलीशा का नाम ले। ये मुझे कई रातों तक इस औरत ने मुझे जगाया है और मैं सोच रही थी कि ये तो कुछ ऐसा अंदर घुस गया था कि मैं इसके लिखे बगैर रह नहीं सकती। और सच बात तो यह है कि हर आए दिन अगर NIH के मेन हॉस्पिटल में मेरी लैब है, तो एक बार मैं एलिवेटर में दाखिल हुई तो एक छोटा सा बच्चा कोई पेशेंट था, तो वो व्हीलचेयर में बैठा था और उसके पीछे उसका पूरा परिवार था और वो लोग बहुत ही खुश दिख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। तो मैंने ऐसे ही पूछा कि एवरीबडी लुक्स सो हैप्पी, तो क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि आज हमारे बेटे ने पहली बार खुद सांस ली है।
अपने आप। ओ, तो वो एलिवेटर से पहले जो दाखिल हुई और मैं बाहर निकली, उस 2 में मुझ में फर्क था कि हम कभी नहीं सोचते कि हमारे पास कौन सा खजाना है ये। और ये बार बार, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं वॉलंटियर हूँ, तो जितना मैंने उस वक्त मतलब उसकी वजह से सीखा है, ये यथार्थ जो जीवन का है, वो मैं इसकी कर्जदार हूँ। और मैंने कह के रखा है कि मैं अगर रिटायर भी हो गई तो मैं वॉलंटियरशिप तो चालू ही रखूंगी। रचना जी, मैं इस बारे में कुछ थोड़ा सा आपसे बात कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, आप ज्यादा भी आपने बात बड़ा वाजिब सवाल पूछा है कि यदि कोई घटना मेरे साथ घटी और मैंने उसको डायरी कर लिया तो वो तो डायरी हो गई, वो कहानी नहीं बनी। जी और यदि मैंने किसी को सुना भी दिया तो मेरा एक अनुभव मैंने सुना दिया, एक घटना बनी। किंतु जब हम उसको जी कहानी में परिवर्तित करते हैं तो वही हमारा शिल्प है, क्राफ्टमैनशिप है। जी जैसे एक ही फिल्म को देख करके आता है, कहानी उसकी सुनाता है तो उतना रस नहीं आता, जितना दूसरा सुनाता है तो रस आ जाता है। तो वो जी क्या है, वो उसका स्टाइल। तो इसमें शैली, शिल्प जी ये काम करता है। आप कैसी भाषा चुन रहे हैं, आप कैसी संवाद योजना बना रहे हैं। और उसमें से सारे संवाद वो नहीं होते जो असली होते हैं। ऐसा नहीं कि जो डेविड ने कहा वो असली वही थे। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो तो निर्मित किए जाते हैं उस जो हमारा उद्देश्य होता है लेखक का, और उसकी मनस्थिति तक पहुंच के कि जो बताना चाहता है उस ढंग से वो डायलॉग बनाए जाते हैं। तो नहीं सही ये वो घटना को कहानी में परिवर्तन करने के लिए घटना एक संबल होती है, किंतु पूरी कहानी कभी होती नहीं है। अगर हमारे यहाँ मैं वाची कहानियां बहुत लिखी जाती हैं नई कहानी में, चाहे वो अमरकांत हो, मोहन राकेश हो, धर्मवीर भारती हो, इन्होंने मैं परक कहानियां बहुत लिखी हैं। किंतु उनका मैं, जैसे मान लीजिए मैं किसी और को, अगर मैं शशि पाधा के बारे को सोचूं और मैं बन जाऊं तो मैं अपने आप को आरोपित कर लूंगा। तो उसमें आप जब लिखें तो उसमें आप अपना नाम शशि पाधा ना लिखें तो बेहतर है। जैसे इन्होंने विशाखा ठाकर लिखा, NIH सब कुछ लिखा, तो उसमें पोएटिक्स के हिसाब से ये अपना नाम नहीं लिखना चाहिए। विशु का नाम आशु कर दो, विशाखा ठाकर का नाम कुछ और कर दो, तो वो कहानी वैसी हो जाती है। वरना लोग यही पूछेंगे कि आपको मिला था या नहीं मिला था। और दूसरी बात कि किसी का कोई भी डेविड हो सकता है, वो वही डेविड नहीं होगा जो डेविड है, वो कोई भी हो सकता है। तो वो जो हमारा काल्पनिक माध्यम है, हम देखिए कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है, पर अगर समाज का दर्पण होता तो फिर तो वो कैमरा हो जाता, फिर तो जो सामने दिख रहा है वही है। मेरा ये मानना है कि वो वैसा दर्पण होता है जिसमें जो लेखक दिखाना चाहता है वह श्रोता या पाठक को नजर आए। तो यहाँ जो दिखाया जा रहा है, तो आप जब आत्मपरक कहानी लिखे, उसमें भले ही अपनी कहानी लिखे तो उसमें शशि पाधा को हटा दीजिए, आप उस चरित्र में आरोपण कर दीजिए, अपने आप को कायाकल्प कर लीजिए, और वो फिर आपको बहुत अच्छी कहानी बनती चली जाएगी, जो कि संस्मरण नहीं होगा, उससे बचाना। बस वही दुविधा है, क्योंकि इनकी कहानी पढ़ रही बहुत ही अच्छी। हाँ, ये किसी भी हालत में संस्मरण नहीं है, ये संस्मरण नहीं है। हाँ नहीं, कहानी हो सकता था ये तो फुल एकदम 100% बहुत अच्छी कहानी है। इतनी अच्छी है जितने का अनुमान स्वयं लेखिका को भी नहीं है। तो ये हमारी जो थी 3 हमने कहानियां यूं ही, जो विश्वास जी हैं इंडिया स्कूल के और मैंने ऐसे ही चुन ली थी। हमने चाहा था कि 2 बीते हुए साहित्यकार लें और एक हमारे बीच में जो हो उन्हें लें, और ये एक प्रयोग के रूप में कार्यशाला का निर्माण किया गया था। और ये कैसे चले और कैसे सबको अच्छा लगे, उसका फिर धनंजय जी ने कहा था कि वो उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं।